हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन और चार्जेस की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर आपने देखा है ना। अब जो भी चीज़ आपको अगर लेक्चर को देखने में समझ में नहीं आती है या कुछ डाउट अगर आता है तो उसे आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं, पिछले लेक्चर में हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो हम लिमिटेशन यहाँ पे देखेंगे। आइए देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमने देखा था कि कूलम्ब्स लॉ क्या था हमारा। कूलम्ब्स लॉ था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। तो ये कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला आता है, ऐसा यूनिट आती है न्यूटन। ठीक है, या इसका ही अपन लिख सकते हैं F = 9 × 10⁹ Q1 Q2/R²। तो ये आपका कूलम्ब्स लॉ का जनरल फॉर्मूला अपने पास आता है। लॉ क्या होता है कि किसी भी दो चार्जेस के बीच, दो पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। जो हमारा कूलम्ब्स लॉ था, the force of attraction or repulsion is directly proportional to the magnitude of both charges, product of magnitude of both charges, and inversely proportional to the distance square between both charges, है ना। जितने डिस्टेंस पे हमने दोनों चार्जेस को सेपरेट किया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन क्या होंगी, है ना। कब कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल होगा और कब नहीं होगा, तो देखते हैं हम जरा। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लिमिटेशन की। पहली लिमिटेशन जहाँ पे निकल के आ रही है अपने पास कि कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल ओनली व्हेन चार्जेस एट रेस्ट। कूलम्ब्स लॉ केवल तभी एप्लीकेबल होता है जब चार्जेस रेस्ट में हो। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। मूविंग चार्ज पे कूलम्ब्स लॉ नहीं लगता। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव करेगा तो कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, है ना। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं कूलम्ब्स लॉ के बाद कि अगला पॉइंट क्या है। कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल व्हेन, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। कूलम्ब्स लॉ केवल पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है, बड़े चार्जेस के लिए कूलम्ब्स लॉ नहीं लगता। पॉइंट चार्ज का मतलब ऐसे छोटे चार्जेस जिनका साइज जो रहता है दोनों चार्जेस की डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम रहे, उन्हें हम कहते हैं पॉइंट चार्ज, है ना। या हम कह सकते हैं किसी चार्ज को अगर एक पॉइंट पे माने कि पूरा का पूरा चार्ज एक पॉइंट पे प्रेजेंट है तो उसे भी हम पॉइंट चार्ज कहेंगे, है ना। तो देखें यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा कि कूलम्ब्स लॉ डज नॉट एप्लीकेबल, कहाँ नहीं लगेगा, डज नॉट एप्लीकेबल when both charges, दोनों चार्ज present at large distance, बहुत ज़्यादा दूर रखे हों। लार्ज डिस्टेंस का मतलब लार्ज डिस्टेंस और डिस्टेंस लेस देन 10⁻⁻15 मीटर। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि या तो चार्ज बहुत दूर रखे हों तब कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क नहीं करता,
है ना, फील्ड के बाहर हो जाता है। या फिर बहुत पास मतलब कितने रेंज का, 10⁻⁻15 मीटर से कम डिस्टेंस पे अगर चार्ज प्रेजेंट हो या इतनी रेंज में प्रेजेंट हो तो कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। इस कंडीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगता। इस कंडीशन में लगता है न्यूक्लियर फोर्स, जैसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना, जो न्यूक्लियस के अंदर लगता है। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है तो वहाँ पे प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच जो फोर्स लगता है उसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, है ना। तो देखें यहाँ पे, तो ये आपकी कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन थी। क्या थी ये लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ? क्या देखा हमने यहाँ पे, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। पहली क्या थी, दोबारा से देख लें कि अगर चार्ज हमारा रेस्ट में प्रेजेंट है तभी कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट क्या है कि कूलम्ब्स लॉ केवल पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है। थर्ड क्या है कि अगर चार्ज बहुत दूर प्रेजेंट हो या 10⁻⁻15 मीटर रेंज में या उससे कम पे प्रेजेंट है तो कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा होता है ना। तब हमारे यहाँ पे लगता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना। न्यूक्लियर फिजिक्स जब पढ़ेंगे, जब इसकी बात करेंगे अच्छे से हम। तो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है, तो कूलम्ब्स लॉ की एप्लीकेशन हो गई। कूलम्ब्स लॉ के रिगार्डिंग हम एक पॉइंट और याद रख सकते हैं कि दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, वो चार्ज पार्टिकल के मास पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज पार्टिकल के मास पे डिपेंड नहीं करता। जब हम दो चार्ज की बात कर रहे हैं, एक प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, या दो इलेक्ट्रॉन या दो प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, दोनों अलग अलग चार्ज पार्टिकल हैं तो उनके मास भी अलग अलग होते हैं। तो लगने वाला जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, कूलम्ब फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, उनके चार्ज के मास पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। तो ये पॉइंट भी हम याद रख सकते हैं। एक पॉइंट ये याद रख सकते हैं कि डिफरेंट मीडियम में कूलम्ब फोर्स का जो वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है। जनरली से हम बात करते हैं F = फॉर्मूला रहता है 1/4πε0 Q1 Q2 R², है ना। ये हम एयर और वैक्यूम के लिए हमने फॉर्मूला लिखा हुआ था, है ना। अगर हम बात करते हैं किसी मीडियम के लिए तो जहाँ हम एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेते हैं K को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे, है ना, अच्छे से जानेंगे क्या होता है। तो यहाँ पर K जो रहता है वो डिफरेंट मीडियम के लिए K की वैल्यू अलग अलग रहती है। अगर हम एयर और वैक्यूम के लिए बात करते हैं तो K = होता है 1, है ना। और अगर हम बात करते हैं, ये होगा 4 एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम के लिए, ठीक है। एयर और वैक्यूम के लिए होगा K = होता है 4 मेटल और K को कहते क्या है हम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफरेंट मीडिया के लिए या डिफरेंट मीडियम के लिए K की वैल्यू अलग अलग होती है ना। तो ज़्यादातर हम सेटअप को या पूरे सिस्टम को बात करते हैं एयर या वैक्यूम में लेते हैं तो उसके लिए K की वैल्यू 1 रखते हैं। तो यहाँ पे K हमने पिछले फार्मूले में नहीं रखा था क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो जाती, 1, है ना। तो जहाँ पे हम देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो कूलम्ब्स लॉ के रिगार्डिंग सबसे पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल होता है केवल चार्ज जब रेस्ट में हो, है ना, चार्ज पॉइंट चार्ज हो या वो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस जो हो वो 10⁻⁻15 से कम ना हो या बहुत ज़्यादा भी ना हो। ज़्यादा होगी तो फिर भी नहीं लगेगा, है ना। और अगला है कि चार्ज जो रहता है वो लगने वाला जो फोर्स जो होता है वो चार्जेस के मास पे डिपेंड नहीं करता, है ना। अलग अलग मीडियम में कूलम्ब फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है वो अलग अलग होता है। तो ये थी हमारे कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन, है ना। अब हम बात करने वाले हैं चार्जेस की प्रॉपर्टी के बारे में। हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा था, अब इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, है ना। इतना आप नोट कर लीजिए।
बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। चार्जेस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, देखते हैं। अभी हमने कूलम्ब्स लॉ के लिमिटेशन देखे, आपको समझ में आए आशा करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी चार्ज की क्या होगी। ध्यान रखेंगे हम, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शंस नहीं होती, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, है ना, पढ़ चुके हैं हम प्रीवियस क्लास में। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी हमारी, द चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी, द चार्ज present on a body does not depend velocity of a body। अगर हम दो बॉडी की बात करें तो रिलेटिव वेलोसिटी लिखेंगे, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी। अब किसी भी बॉडी में प्रेजेंट जो चार्ज होता है वो उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। अगर मान लें 5 कूलम का चार्ज किसी बॉडी पे प्रेजेंट है और बॉडी रेस्ट में है और हम कहें कि बॉडी मूव करने लगे तो चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होने वाला है, मैग्नीट्यूड 5 कूलम ही रहेगा, है ना, उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज का मैग्नीट्यूड उसकी बॉडी की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ये चार्ज की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आता है एडिटिविटी। एडिटिविटी ऑफ चार्ज या चार्जेस, ये भी चार्जेस की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस क्या होता है देखते हैं हम। मान लिया हमारे पास कोई बॉडी है, इसमें एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर चार्ज प्रेजेंट है Q1, दूसरा पॉइंट है जिस पर चार्ज प्रेजेंट है Q2, नेक्स्ट पे Q3, एक पॉइंट मान लिया जिस पे कहीं भी मान सकते हो Q4, या एक पॉइंट पे Q5। तो इस बॉडी पे हमने डिफरेंट पॉइंट मान दिए और डिफरेंट पॉइंट पर अलग अलग मैग्नीट्यूड का चार्ज प्रेजेंट है। पॉजिटिव नेगेटिव बात कर सकते हैं, कैसा भी है, सारा पॉजिटिव मान लिया पहले। तो इस बॉडी पे कितना चार्ज प्रेजेंट है अगर हम बात करें तो मान लिया कि यहाँ पूरी बॉडी पर Q चार्ज प्रेजेंट है। कितना चार्ज प्रेजेंट है? Q चार्ज प्रेजेंट है। तो इस बॉडी पे टोटल जितना चार्ज प्रेजेंट होगा वो उस बॉडी के डिफरेंट पॉइंट पे प्रेजेंट चार्ज का एल्जेब्रिक सम होता है। द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ चार्ज प्रेजेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो किसी भी बॉडी पर प्रेजेंट टोटल चार्ज, नेट चार्ज कह सकते हैं, Q जो होगा वो क्या कितना होगा, Q1 एल्जेब्रिक सम आएगा, Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। तो किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज जो प्रेजेंट रहता है उस बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स पर प्रेजेंट चार्ज का एल्जेब्रिक सम होता है। इसी को हम कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। चार्ज की एडिटिविटी या एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज भी इसे कहेंगे, है ना। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है 4th नंबर की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से मतलब है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। चार्ज ना तो क्रिएट होता और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। इट कैन बी ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इट कैन बी ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी।
इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। देखते हैं एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया हमारे पास कोई ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड है, इस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और ये कोई हमारे पास सिल्क क्लॉथ है जिस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ये क्या है हमारे पास? ग्लास रॉड, और ये है हमारे पास सिल्क क्लॉथ यानी कि रेशम का कपड़ा, सिल्क क्लॉथ। एक जनरल सी थ्योरी है कि जब भी ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क क्लॉथ पे आते हैं। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को कैसे समझेंगे कि ग्लास रॉड पर जितने अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिल्क क्लॉथ पे उतने ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेट चार्ज ऑफ अ सिस्टम कांस्टेंट रहता है। अगर हम बात करें यहाँ पे, चार्ज ना तो क्रिएट हुआ है ना तो डिस्ट्रॉय हुआ है, केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र हुआ है। जितने इलेक्ट्रॉन्स सिल्क क्लॉथ पे जाएंगे उस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से निकलेंगे उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ये यूनिवर्सल लॉ है ना। तो ये हमारे पास चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टी थी। अब चार्जेस की नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, और लास्ट प्रॉपर्टी है जिसे हम कहेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है इसे भी हम समझते हैं। पहले आप इतना नोट करें, देखें। लास्ट प्रॉपर्टी है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अच्छे से समझेंगे क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये चार्ज की लास्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे हम देख रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी हमने, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड हमने देखा कि चार्ज की मूविंग बॉडी पर डिपेंड नहीं करता, कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। थर्ड हमने देखा चार्ज का एडिटिव नेचर, और चौथा देखा हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। लास्ट वन क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। द नेट चार्ज, नेट मतलब टोटल चार्ज, नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी, ऑन अ बॉडी, ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, ऑन अ बॉडी इज मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन है, इसको समझते हैं ज़्यादा क्या है। द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी इज मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मल्टीपल इंटीजर क्या होता है या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है, हम बात करते हैं यहाँ पे, देखेंगे कि किसी भी बॉडी में प्रेजेंट जितना भी चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो हमने देखा होगा किसी बॉडी पे जब भी हम चार्ज की बात करते हैं तो +1 लिखेंगे या +2 लिखेंगे, या +3 की बात करते हैं या माइनस में लिखेंगे तो -1 या -2 या -3 की बात करते हैं। चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। जैसे कभी नहीं देखा होगा कि 1/2 चार्ज आ रहा है किसी पे प्लस का, या नेगेटिव 1/2 आ रहा है, या 2/3 आ रहा है। ऐसे कभी भी चार्ज अपने को देखने को नहीं मिलता। चार्ज हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में मिलता है। कभी देखा नहीं होगा आपने कि सोडियम पे हम जब भी बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन सोडियम जब निकाल देता है तो उससे +1 आता है,
कभी भी किसी एलिमेंट में या कैल्शियम की बात करते हैं तो +2 आता है, या SO2 की बात करते हैं तो -2 आता है। तो इस तरीके से जब भी किसी बॉडी पे चार्ज आएगा तो हम देखते हैं कि वो इंटीग्रल फॉर्म में आता है, पॉइंट में या फ्रैक्शन में नहीं आता। इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब नेक्स्ट हमारी चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का यहाँ पे मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब होगा यहाँ पे हमारे पास कि 1 इलेक्ट्रॉन पे प्रेजेंट चार्ज को, द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे होती है, इसी से डिनोट करेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं तो माइनस। इसी को हम फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में अगर बात करें कि चार्ज को Q से डिनोट कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला बनेगा Q = NE। क्या बनेगा? Q = NE। यहाँ पे Q क्या है? Q जो है वो है चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज या चार्ज। N है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है आपका? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसकी वैल्यू ऊपर लिखी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं तो माइनस रख देते हैं, प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव, है ना। तो ये अपने पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है। इसको अपन एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, है ना। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। क्वेश्चन में वैल्यू दे देते हैं 1 कूलम। कितनी दे देते हैं? 1 कूलम गिवन होता है क्वेश्चन में। ऐसा जाता है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। तो Q = वैल्यू दी रहती है 1 कूलम। ध्यान रखना, ज़्यादातर कूलम हम यूज नहीं करते, माइक्रो कूलम या मिली कूलम की बात करते हैं। कूलम एक बहुत बड़ी यूनिट यहाँ पे हो जाती है ना, लेकिन जनरली यहाँ पे हम एग्जांपल मान रहे हैं कि Q = कितना है? 1 कूलम। अब यहाँ पे Q हमें दिया हुआ है, E की वैल्यू हमें पता रहती है। हमारे पास फॉर्मूला रहेगा Q = NE। Q की वैल्यू कितनी? 1। N हमें फाइंड करना है, E कितना है? सिंपल सा है, E कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। साइन के साथ नहीं रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि साइन तो यहाँ पे ये केवल पॉजिटिव और नेगेटिव होने को बताता है, और सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो माइनस ही होगा। अब देखें यहाँ पे हमें वैल्यू निकालना है N की, तो कितना आ जाएगा? 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। सॉल्व तो कर ही सकते हैं इसको, काट पीट मचा दो। अगर हम देखते हैं यहाँ पे और सिंपल करके लिख लें, अगर प्रॉब्लम जा रही है आपको। N = तो पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 10, और ये पावर जब ऊपर जाएगी जो माइनस की जगह की हो जाएगी प्लस की, अपॉन में कितना आएगा? 16 लिख सकते हैं, सॉरी 19 था ये, कितना होगा ये? 19। या इसको हम लिख सकते हैं N = 10 या 100 × 10⁻18। ये हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 16 का यहाँ पे डिवाइड पूरा चला जाएगा इसमें, है ना। देखते हैं कैसा आएगा। पहाड़ा तो सबको आता है, 16 एक ही बार जाएगा, है ना। इधर 6 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा अपना? N = 6। इधर कितने बचे आपके? 4, तो 14 हो गए। फिर कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम जाएगा, पॉइंट लगा के 2 टाइम गया। फिर कितने बचे अपने पास? 8,
तो 80 हो गए, तो 5 टाइम जाएगा तो कितना हो जाएगा 80। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी निकल के आई है 6.25 × 10 टू द पावर 18। कोई यूनिट यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि आगे नंबर लिख रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.25 × 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 कूलम चार्ज में प्रेजेंट होंगे किसी भी बॉडी में। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कर सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन में अगर हमारे पास चार्ज गिवन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है तो चार्ज निकाल सकते हैं। किसी बॉडी में इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं या गेन कर रही है तो चार्ज कितना होगा। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए अगर हैं तो चार्ज फाइंड कर सकते हैं। तो एक सिंपल था एग्जाम्पल था, है ना। तो देखिए, तो ये था हमारा चार्जेस की प्रॉपर्टी और कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन, है ना। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, और देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है ना। इसके लिए आपको अगले लेक्चर का वेट करना होगा, है ना। ठीक है।